हमको यूथ को पहले साथ में लाना है। इंडियन पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिकल यूनिट है। सरकार फार्मर्स को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे कंट्री में फैक्टर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। देश भर में चुनाव हो रहे हैं और हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से चुनाव को देख रहे हैं। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ हैं उनका नाम है विनी टंडन, जो एक युवा हैं और अपने बलबूते पर वो न सिर्फ अपना संस्थान चलाते हैं बल्कि समाज के तमाम वर्गों के लिए वे एक प्रेरणा का विषय भी हैं। विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, देश भर में चुनाव हो रहा है, युवाओं को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि यूथ पॉलिटिक्स के सेंटर में है? यूथ पॉलिटिक्स के सेंटर में इस मोमेंट पे नहीं है। यूथ में अभी वो सेंटिमेंट कि हमने कंट्री को लीड करना है लैकिंग है, बट आई हैव होप्स दैट ये सेंटिमेंट आगे हमें लेके आएगा। ठीक है विनी, आप दुनिया के कई देशों में यात्रा करती रहती हैं, आपका अपना संस्थान है, आप बिजनेस करती हैं, आप दुनिया भर के तमाम युवाओं से मिलती जुलती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ उतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, या इसको क्या लगता है आपको कि यूथ के लिए शिक्षा रोजगार से ज़्यादा महत्व उसकी जात धर्म ये विषय हो जाते हैं? यूथ पॉलिटिक्स की तरफ इसलिए नहीं आ पा रहा है जो जितना मुझे लगता है, क्योंकि हमारे कंट्री में फैक्टर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यूथ को मोटिवेशन चाहिए, उनको अपना आजकल का यूथ बहुत करियर ओरिएंटेड है। उनको वो गवर्नमेंट से वो तसल्ली चाहिए कि हमको इस कंट्री में हमारा करियर कहीं पहुंचाएंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें सर्टेनिटी है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो ऐसे छोटे छोटे जो हमारे डेली लाइफ के इश्यूज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे फुल्ली फोकस नहीं कर पा रही है, वो यूथ को पॉलिटिक्स से दूर खींच रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि चूंकि बेरोजगारी पॉलिटिक्स के लिए मुख्य मुद्दा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा युवा अलग हो जाता है कि सरकार के लिए हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो क्यों है यूथ को, अगर यूथ एकजुट हो जाए और वो कहे कि हमें किसी वही सरकार चाहिए जो हमें रोजगार देगी, जो शिक्षा देगी, जो हमारा स्वास्थ्य देगी, जो हमें बुनियादी समस्याओं का समाधान करेगी, हमें ऐसी सरकार चाहिए, तो सरकारों को विवश होना पड़ेगा। हमारे ये कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए पहले हमको एक यूथ सरकार में एक यूथ का पूरा मूवमेंट चलाना है। हमको यूथ को पहले साथ में लाना है, पहले थोड़ा थोड़ा करके यूथ में पावर भी हमें वो अग्रेशन, हमें वो पावर दिखाना है। हम पहले यूथ को साथ में आना है, सो दैट हम अपना कंसर्न गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। तो आपको लगता है कि यूथ को संगठित होना चाहिए, और जब संगठित हो जाएगा तो वो अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सरकार से कह सकेगा? ठीक, मुझे पता थोड़ा हिंदी आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है समझने में, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ और है कि दुनिया भर के यूथ का जो रुझान होता है और भारत के यूथ का रुझान है, आपको लगता है कहीं कोई अंतर है? जैसे दुनिया के अमेरिका का जो यूथ है, ऑस्ट्रेलिया का यूथ है, लंदन का यूथ है, उसकी प्रायोरिटी क्या है? नौकरी, घर बनाना, अपने को एम्पावर करना आर्थिक रूप से। तो क्या भारत के भी यूथ की वही प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी बिल्कुल वही है, बट जहाँ पे डिफरेंस है बाहर की यूथ का और यहाँ के यूथ का, ये डिफरेंस 20 साल पहले भी था, ये डिफरेंस अभी भी वही है, एक्सपोजर का। जो बाहर के यूथ के पास एक्सपोजर है, उनका माइंड हमसे ज़्यादा ओपन है। यहाँ पे यूथ को वो थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, हमें थोड़ा रिलीजन और कास्ट से हट कर देखना है। एजुकेशन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखना है हमें। एम्प्लॉयमेंट को हमें एम्प्लॉयमेंट, हम ये डेली जो यूथ के लिए ये जो सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिलीजन और कास्ट को मिक्सअप कर देते हैं। हमें रिलीजन और कास्ट को अलग रखना है और हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और यूथ के कंसर्न्स को एकदम अलग रखना है, ओपन माइंड से।
ठीक है, ये तो बिल्कुल पैराडॉक्स आप बता रहे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में है। ये तो जात पे, धर्म पे, रिजर्वेशन पे, इसी पे पॉलिटिक्स हो रही है। और आपका कहना है कि इससे जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक रियल सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि ये अलग नहीं हो पा रहा है, मैंने पहले भी बोला था, तभी यूथ अपने आप को विड्रॉ कर रहा है पॉलिटिक्स में आने से। यूथ को एम्पावर करने के लिए हमें थोड़ा एक क्लीन ट्रैक दिखाना है कि अब ये रास्ता है, आप इसको फॉलो कीजिए, इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हर एक ह्यूमन का एक ही का रोल होता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना, रिस्पेक्ट आना, खाना पीना, एक्सेस होना चाहिए खाना पीने के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम सुबह से शाम तक, और गुड एजुकेशन। तो जब तक हमारा पूरा बाकी चीज़ों का हटा के फोकस इन चीज़ों पर नहीं रहेगा, तब तक हमारे माइंड में हम हमेशा दुनिया से पीछे रहेंगे और दुनिया भी हमको अपने पीछे समझेगी। अच्छा, आपका कहना है कि जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है या नेता है, ये यूथ को थोड़ा भटका देते हैं कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, हम आपको छूट दे देंगे, हम आपको सब्सिडी दे देंगे, हम आपको कास्ट वाइज रिजर्वेशन दे देंगे, आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे देंगे, और टैलेंट कहीं पीछे हो जाता है और इसीलिए वो रियल ग्रोथ नहीं हो पाती। अभी हमारा जो इंडिया का स्ट्रेंथ है, दैट इज़ पॉपुलेशन। हमारे पास इतना मैन पावर, इतना पॉपुलेशन है, सो हमको वो हमारे लिए एक्चुअली एडेड एडवांटेज है कि हमारे पास इतना पॉपुलेशन है, तो हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास ग्रेट माइंड्स हैं। तो हमें इनको यूज़ कैसे करना है, कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि किस सेक्ट को बेनिफिट्स मिलना चाहिए और किस सेक्ट को नहीं मिलना चाहिए। डिफरेंस क्रिएट ना करें, हम सिर्फ एम्पावर करें। अच्छा, आपको कहना है कि जिसको लोग कह रहे हैं कि एक परेशानी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आप कहती हैं कि अगर उसकी तस्वीर पलट दिया जाए तो वो हमारा जो परेशानी है वो पावर हो जाएगा। दैट्स एडवांटेज है हमारा, वो पावर है, वो हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है कि हमारे पास मैन पावर है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप दुनिया में है, जिस माहौल में यहाँ के लोग पढ़ाई करते हैं, जिस माहौल में यहाँ के लोग रहते हैं, जिस माहौल में यहाँ पूरा काम होता है, वो दुनिया के लेवल पे अगर हम देखें तो आपको लगता है कि दुनिया के लेवल पे भारत के जो यूथ है उनका टैलेंट कहाँ पे ठहरता है? आपका मतलब कि इंडियन टैलेंटेड हैं तो वो कैसे प्रूव कर पाते हैं? क्योंकि हाँ, अब्रॉड में इंडियंस को, इंडियन माइंड को, इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। रेसिज्म असाइड, रेसिज्म तो कहीं कहीं वर्ल्ड में अब चलेगा ही, कभी ख़त्म तो पूरा नहीं हो सकता, बट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस हैं, जैसे IIM, IIT। यहाँ से जब ग्रेजुएट होके हमारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, उनको बहुत रिकग्निशन मिलता है। इंडियंस जनरली, जो हमारे यूथ है, जो इंडियंस जनरली बहुत हार्ड वर्किंग है नेचर में, और हम ना तो लेज़ी हैं, हम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हैं। बस बाहर रिकग्निशन है, बस बाहर जब हम जाते हैं तो वही एक हमारा जो डिसएडवांटेज है वो है एक्सपोजर। इंडियंस बाहर जाके थोड़ा हड़बड़ा जाते। अच्छा बेनी, जब दुनिया के लेवल पे हम शिक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और दुनिया की जब रैंकिंग आती है विश्वविद्यालय की, तो भारत का 136वां रैंक आता है। दुनिया के 100 प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी हम स्थान नहीं बना पाते। क्या लगता है इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह सिर्फ एक है कि हमारा अपने एजुकेशन सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट करने की इच्छा नहीं है। जो 4 डेकेड पहले जो किताबें लोग पढ़ रहे थे और जो आज CBSE में जो किताबें पढ़ रहे हैं वो सेम है, बट उन 3 और 4 डेकेड्स में जो डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो चुका है, उसको माइंड में रखते हुए हर थोड़े थोड़े साल में हमारा एकेडमिक
स्टडीज़ और एकेडमिक्स को अपग्रेड होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे आप एक ट्रेड में भी हैं, इंडियन में आप ट्रेड कर रहे हैं, विदेशों में आप लोगों से बात करते होंगे, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में ट्रेड करना, कारोबार करना थोड़ा टफ है विदेशों की तुलना में? इंडिया में कारोबार करना, जिन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया 3-4 डेकेड्स पहले, उनका ये कहना नहीं था कि मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि अगेन यहाँ पे मैन पावर इतनी है, इंडस्ट्री में काम करना, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए काम करना, सब यहाँ पे ज़्यादा ईजियर था। बट अब इन लास्ट डेकेड में कि अगर हम बात करें, यहाँ पे कारोबार करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि मुझे जितना लगता है जहाँ पे लीगल टर्म्स और इन्वॉल्व है, वहाँ जहाँ पे लीगैलिटी इन्वॉल्व है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जो जनरल पब्लिक है वो ज़्यादा अवेयर नहीं है अबाउट द लॉज, उनके बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज हैं, और वो इन जनरल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो पूरे प्रोसेस को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है, डिफ़िकल्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट फॉर इनएक्सपीरियंस्ड पीपल टू अंडरस्टैंड। सो अच्छा, तो आप चुनाव पे पूरे देश भर में निगाह रखी है, सभी राजनीतिक दल बात करते होंगे कि हम रोजगार देंगे, लोगों को बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि ये पार्टियों की इच्छा होती है कि सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक स्लोगन है? स्लोगन तो है ही है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि पार्टीज एक्टिवली इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। नहीं, वो इस बात, यूथ का डेवलपमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह आपको लगता है क्योंकि जात में, धर्म में बटे हुए हैं, इसलिए यूथ यूनाइटेड नहीं, जो आपने पहले कहा? हाँ। अच्छा मिनी, अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या लगती है कि यहाँ पे यूथ के डेवलपमेंट के लिए ये इंडिया में या चुनाव में उसका वो तरजीह नहीं मिल पाती, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है, उसके पीछे क्या वजह है और क्या कर दे सरकार कि यूथ का कल्याण हो जाए? यूथ का कल्याण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा नीड ऑफ द आवर, जो यूथ का नीड ऑफ द आवर है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल का यूथ बहुत यूज्ड टू हो गया है, सब कुछ लैपटॉप्स और डिजिटलाइजेशन से हम बहुत फेमिलियर हो गए हैं। तो फॉर इंडिया एज अ कंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अस टू सेट अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिजिटलाइज एवरीथिंग, सो दैट यू नो यूथ ट्रेन भी हो जाए और यूथ के पास IT रिलेटेड एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट हो जाए। सो हाँ जी, तो ये दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़रूरी है।